सोचिए ना कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, एक अलग पहचान, एक अलग मजहब और एक अलग अलग खान पान भी क्यों है। मैं खुद गोश्त खाती हूँ तो मार देंगे क्या? विक्टिम मुसलमान ज्यादा हैं तो हम मुसलमानों की बात करेंगे ना। किसी भी माहौल में अगर सिख विक्टिम ज्यादा हैं तो हम सिखों की बात करेंगे ना। अगर अत्याचार ज्यादा मुसलमानों पर हो रहा है, जो कि हो रहा है, उसी पुलिस के हाथों में पीड़ित गैर मुसलमानों की बात इसमें की है या नहीं की है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि ऐसा तो सिखों के साथ भी हुआ था। नौजवान 30 साल की उम्र में गए थे, वो 40 साल की उम्र में वापस आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बेशकीमती समय है वो जेलों में गुजार आए हैं। तो जो बा है वो बे जैसा लगता है, कह सकते हैं आप। हंसते मुस्कुराते चेहरे, अल्लाह से शुक्र मांगते चेहरे ही मैंने देखे। मैं उस बात से बहुत हैरान थी, जिसके बाद मैंने खुद कुरान भी पढ़ी। आपने कुरान भी पढ़ी है, उन लोगों की कहानियां भी सुनी हैं, बिल्कुल। और जो गुस्सा है आपके अंदर जो है वो हमने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा गुस्सा तो मेरे अंदर है। आप सबका स्वागत है। हमारे देश में आतंकवाद, पुलिस की कार्रवाइयाँ और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयाँ लगातार चर्चा का विषय रहती हैं। चर्चा यह रहती है कि कौन सी कार्रवाई कानून के घेरे में है और कौन सी गैरकानूनी है। इस पूरे माहौल में अल्पसंख्यक अलग अलग ढंग से उत्पीड़न का शिकार होते हैं। बहुत सारे मामले हमारे सामने अखबारों में खबरों के रूप में आते रहते हैं, लेकिन अभी इसी विषय पर एक किताब आई है जिसके लेखक हैं अलीमुल्ला खान और मनीषा भल्ला। इस वक्त मनीषा भल्ला हमारे साथ हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, आप बतौर पत्रकार काम करती हैं। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको एक किताब लिखनी है जिसका नाम आपने रखा है बाइज़्ज़त बरी, और ये उन लोगों के बारे में है, ख़ास तौर पे मुसलमान तबके के बारे में, जो 1992 बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद अलग अलग केसों में पकड़े गए और उसके बाद बरी हुए, कई कई सालों की सज़ा भुगतने के बाद। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इसके ऊपर किताब लिखनी है? देखिए, ऐसे है कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद जो एक आतंकवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, एक समुदाय, एक धर्म विशेष के खिलाफ एक ऐसा प्रचार किया गया कि उस धर्म के लोग, उस वेशभूषा के लोग, उस खान पान के लोग, हर एक बॉम्ब ब्लास्ट में वही लोग शामिल होते हैं। और ये केसेस बढ़ रहे थे और हम लोग भी उस समय तो खैर रिपोर्टिंग में नहीं थे, पढ़ रहे थे हम लोग भी स्कूल कॉलेजेस में उस समय। फिर जिस समय जर्नलिज्म में हम लोग आए तो जर्नलिज्म में काम करते करते, जिस समय मैं दिल्ली में काम कर रही थी तो माइनॉरिटी मेरी ऑफिशियली मेरी बीट थी। तो जब आपकी बीट होती है तो आप उसमें लगातार आप उसमें घुसे रहते हैं, कुछ ना कुछ छानबीन इस तरह की करते रहते हैं अपनी स्टोरीज को लेकर। तो इन स्टोरीज के मामले में मैंने हमेशा ये देखा कि मीडिया ट्रायल जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इन मामलों में हुआ है। जिस समय कोई पहली बात तो कोई धमाका होता है तो मुस्लिम कनेक्शन, अल्पसंख्यक कनेक्शन, पहली बात। दूसरी बात ये कि मतलब कि बगैर सोचे समझे सबसे पहले गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उसके बाद मतलब कि क्लू देखा जाता है, जबकि क्लू के आधार पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पहले गिरफ्तारियां होती हैं, फिर उसके बाद रास्ते या क्लू जो है खोजा जाता है। तीसरी बात ये है कि जिस समय वो लोग अरेस्ट होते हैं उस समय बड़े बड़े खबरें हैं, हर तरह की खबरें हैं, उनके नाम के पीछे आतंकी, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, पूरे पूरे परिवार का एक मीडिया ट्रायल पूरी तरह से कर दिया जाता है, जिसमें कि वो लोग घर से बाहर निकलने के लायक नहीं रहते हैं। और जब वो लोग रिहा होते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उसके बाद एक खबर भी नहीं आती है। और खबर आनी तो बहुत दूर की बात है, अदालतें इनको बाइज्जत बरी कर देती हैं, अदालतों ने, कानून ने बाइज्जत बरी किया, लेकिन समाज ने कभी भी इनको बरी नहीं किया। यहाँ तक कि मीडिया ने इनको बरी नहीं किया। मीडिया में बाद में भी खबरें आती रहती हैं, फलानी जगह बम धमाका हुआ, इसके तार इनसे जुड़े, वहाँ बम धमाका हुआ, उसके तार इनसे चढ़े, इस आतंकी के घर का खर्चा कैसे चलता है। मतलब कि समाज किस बात की सजा देता है कि वो आदमी तो ये कहता है कि मैं यहाँ से बहुत अच्छा अंदर ही था, बहुत सारे झंझट नहीं थे मेरी जान को, मैं रोटी आराम से खा लेता था, बाहर आकर तो कैद है पूरी तरह से, और वो अलग तरह की कैद है, जो सामाजिक स्वीकार्यता होती है ना,
वो बिल्कुल भी नहीं है। रिश्तेदार छोड़ देते हैं, अपने लोग छोड़ देते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, घर आना-जाना छोड़ देते हैं, कोई आपके बैंक अकाउंट तक में पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है, नौकरियाँ आपके पास नहीं है, रोज़गार आपके पास नहीं है, बिज़नेस के लिए पैसा नहीं है, वकील आपको लूट ले गए, ज़मीन चली गई, जायदाद चली गई, पेरेंट्स की डेथ हो गई, वाइफ़ इस लायक नहीं है कि बाहर जाके कमा सकेंगे, 3rd डिग्री टॉर्चर 5, 10, 15 साल सहकर आप में इतनी ताकत भी नहीं होती है कि आप नए सिरे से ज़िंदगी कैसे शुरुआत करें। बच्चे आपके नहीं पढ़ पाते हैं तो नस्लों की नस्लें जो होती हैं ना, एक सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे पत्रकार आजकल जो रुझान है, ज्यों ही किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको ये भी नहीं समझा जाता कि इसको मुल्ज़िम कहा जाए, सीधा दोषी कहा जा सकता है, दोषी पकड़ा गया, और उसके बाद जो बाकी वाले जो विशेषण हैं, ख़ास तौर पे आतंकवादी या किसी भी किस्म का जो विशेषण है वो लगा दिया जाता है। जब आप ये काम करने जा रही हैं, किताब लिखने जा रही हैं, किस किस्म का जो दबाव था आपके ऊपर बतौर पत्रकार था? दबाव तो किसी तरह का एज़ सच नहीं था, क्योंकि दबाव मानने वालों में से तो हम लोग हैं नहीं। लेकिन ये ज़रूर होता था ऑन द बिहाफ ऑफ होल सोसाइटी। मैं और मेरे को-राइटर हम लोग दोनों ने ट्रैवल किया सब जगह पर, अलीमुल्ला खान ने। तो ये अपराध मुझे एक सोसाइटी, क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी का पार्ट हूँ ना, तो वो सोसाइटी की तरह से एक बहुत ही अंदर एक खराब लगता था, बहुत ही एक फ़ील होता था कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोग मालेगाँव में खासकर गए, नूरुल हुदा, मालेगाँव बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज़ से। नूरुल हुदा के हालात इस तरह के थे कि वो लूम पे काम करते थे और वो इतना ज़्यादा वो आदमी टॉर्चर हो चुका है कि वो लूम पे काम करने के लायक नहीं रहा। लेकिन लूम के अलावा उस आदमी को कहीं नौकरी मिल नहीं सकती, वो सिर्फ़ अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। और कोई काम आता नहीं है। काम आता भी नहीं, कोई और काम देगा भी नहीं इस समय। और मतलब कि आप ये देखिए कि उन्होंने हमको खाना खिलाया तो वो एक काले रंग के पॉलीथीन में कहीं से बाहर से चने की सब्ज़ी लेकर आए, और रोटी के लिए भी उनके पास प्लेट नहीं थी, उन्होंने कटोरी के ऊपर ही हमारे लिए रोटियां रखी, और कटोरियों में टेढ़ी-मेढ़ी जो उसके जो तीखे से इधर उधर से निकल जाते हैं, वो क्रैक होने के बाद स्टील की कटोरियों में हमने चाय पी उनके घर में। तो लोगों के हालात जो हैं वो इस तरह के हैं। उनका कहना है कि मेरे से फिजिकली काम होता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। ऐसे ही एक रज्जबली थे, 52 साल की उम्र में वो आदमी ये सोच रहा है कि मेरे को कहीं से 50,000 रुपया मिल जाए ताकि मैं चूड़ी वूड़ी वगैरह की मैं दुकान खोल लूँ। मतलब कि जिस समय हम लोग अपनी ज़िंदगी का एक सबसे सुनहरा हिस्सा जी चुके होते हैं, 52-55 साल की उम्र में हम रिटायरमेंट के एक कगार पे होते हैं, उस समय वो आदमी ये सोच रहा है कि मेरे को कहीं से इतना सा पैसा मिल जाए कि मैं ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी मैं कर सकूँ, अपने बच्चों को कम से कम खाना वाना खिला सकूँ। पढ़ाने वढ़ाने का तो मतलब कि आप भूल ही जाइए। करंट इतना लग चुका होता है, आपको मतलब कि नंगा करके इतना पीटा जा चुका होता है, इतनी आपको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर चुका होता है कि बहुत किसी वर्सेटाइल या फिर किसी बहुत अच्छे काम के आप लायक भी नहीं रहते हैं। अच्छा मनीषा जी, मुझे ये बताइए कि जो आपने किताब लिखी है, इसका जो घेरा आपने कैसे तय किया है? समय के मुताबिक और लोगों के मुताबिक और जगह के मुताबिक कैसे तय किया है? हम 2 लोगों ने, मेरे और मेरे को-राइटर ने, हम लोगों ने इसमें टाइमिंग का तो ज़रूर लिया है, बहुत पुराने केसेस नहीं लिए हम लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने क्राइटेरिया ये ज़रूर हम लोगों ने एक सेट किया था कि हम लोगों ऐसे केसेस को करें जो अभी मीडिया में नहीं आए हैं, या जिन लोगों की मीडिया में पहुँच नहीं है, या जिन लोगों की कहानियों के ज़रिए, देखिए इन कहानियों का दायरा तो बहुत बड़ा है। हमने 26 कहानियाँ की थी, 26 में से 16 कहानियाँ इसमें आ रही हैं, और मेरा मानना है कि 16,000 से भी ज़्यादा ऐसी कहानियाँ होंगी, सब तो की नहीं जा सकती। एक जैसे होता है ना कि ट्रेलर दिखाने वाली बात होती है, हम लोग अपने रिसोर्सेज, अपने समय के उसमें जो भी कर सकते हैं, इन कहानियों के ज़रिए सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं, ये कहानियाँ जुल्म, अत्याचार और किस तरह से हमारे यहाँ पे जांच में ढीलापन होता है, किस तरह से हमारे यहाँ जुडिशरी में कुछ लोग काम करते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है सत्ता हमारे यहाँ पर एक बदला लेने की नीयत से जो काम करती है। तो एक मात्र उसका एक ट्रेलर आप कह सकते हैं, सभी कहानियाँ तो ऐसे तो की नहीं जा सकती। एक जो बड़ा रुझान है
उसकी नुमाइंदगी करती हुई कहानी। उसकी नुमाइंदगी करती हुई कहानियां और ऐसी कहानियां जो कि मीडिया में बहुत ही कम रिपोर्ट हुई हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कि बहुत ही अच्छे केसेस थे, जिसको कि अब कह सकते हैं कि अगर हम अपनी किताब में लेते तो शायद बहुत ही किताब को भी उस तरह से ये होता कि ज्यादा लोगों के हाथों में वो किताब जाती। बहुत पॉपुलर केसेस है, लेकिन हमको ऐसा लगा कि जिनके बारे में लोग पढ़ चुके हैं वो हमारा मुद्दा नहीं था। हमारा कोई मुद्दा किताब लिखने से ज्यादा मिशन हमारा मुद्दा था कि ये चीजें बाहर आए। इसलिए हम लोगों ने हिडन केसेस या जिन लोगों की मीडिया तक पहुंच नहीं है, बहुत मुश्किल से उनसे हमने बात की, बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किया, अपने बारे में बताया। एक एक केस में कई बार हमको एक एक महीना 2-2 महीने लग गए। मैंने बताया कि हमने 26 की थी, उसमें से 16 आई। बाकी लोग कहानी करने के बाद उन्होंने वापस वो ले लिया कि नहीं नहीं हम नहीं देना चाहते। वो इतना अभी भी डरे हुए लोग हैं। मनीषा जी, आपने और आपके जो को ऑथर हैं अली मुल्ला खान, उन्होंने जो ज्योग्राफी वाइज घेरा कैसे तय किया किताब का? ज्योग्राफी वाइज हम लोग तो ऐसा चाह रहे थे कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान से ही इसको कवर कर सकें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन फिर भी ये केसेस के नेचर पर, ये केसेस की जो डेप्थ है उस पे डिपेंड करता था। हो सकता है कि किसी स्टेट में ऐसा केस हमको नहीं ही मिलता। तो ज्योग्राफी से ज़्यादा हमने नेचर ऑफ केस के ऊपर हम लोगों ने जो है फोकस हमने किया। जैसे मालेगांव बहुत छोटी सी जगह है महाराष्ट्र में, मालेगांव से ही हमारे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस उसी छोटे से एरिया से ही हैं। तो अगर कोई बोले कि अभी एक ही इलाके से इतने सारे केसेस क्यों ले लिए, लेकिन वो केस की डेप्थ इस तरह की है कि वो केसेस में हम जो चाह रहे थे वो बात जो हम अपनी स्टोरीज के जरिए उनको बता सकते थे। तो ज्योग्राफिकली हम लोगों ने उस तरह से उतना फोकस जो है वो नहीं किया। हालांकि इस तरह के केसेस तो मध्य प्रदेश में भोपाल से बहुत सारे हैं, यूपी से बहुत सारे हैं, कश्मीर से अनगिनत हैं। लेकिन फिर भी हमने कश्मीर से लिए हैं, यूपी से लिए हैं, दिल्ली से लिए हैं, महाराष्ट्र से हम लोगों ने केसेस जो हैं वो लिए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने ये किताब लिखनी शुरू की, जब हम ऐसे मुद्दे पे किताब लिखते हैं जिसके बारे में सरकार की राय कुछ और है और जो मामले की पैरवाई करने वाली जो पार्टी है उसकी राय बिल्कुल उससे अलग है, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप उसके बीच में तवाज़न कैसे बिठाएं। और तवाज़न के बिना ये होता है कि किस सबूत की बिना पे, किस गवाह की बिना पे आप अपनी दलील को आगे लेके जाएंगे। तो आपने क्या मेथड अपनाया, क्या था आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग कोई इतिहासकार नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है, कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने कोई अपने विश्लेषण देने की बजाय हमने बिल्कुल एक रॉ रिपोर्टर की तरह हम लोगों ने काम किया है। एक एक केस की हमने तफ्तीश करके, लाइब्रेरीज में जाके, उनके बारे में पढ़कर, फिर उनके वकीलों से बात करके, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके देख के, फिर हम लोग अपॉइंटमेंट लेके बाकायदा उनके घरों में गए हैं। एक स्टोरी करने में हमें कई बार 2 दिन भी लगे हैं, कई दफ़ा 3 दिन भी लगे हैं। कश्मीर में बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। मालेगांव यहाँ से बहुत दूर है, मालेगांव में हमको ट्रैवलिंग में ही बहुत टाइम लग गया। औरंगाबाद में बहुत टाइम लगा, मुंबई में बहुत हमको टाइम लगा। तो जो हमारा जो फोकस जो है किसी विशेष, किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी की मुखालफत करना, उस तरह से फोकस वो नहीं था, क्योंकि स्टोरीज के जरिए वो तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। जो विक्टिम है, विक्टिम ने जो अपने हालात बताए कि फलां सरकार के राज में मुझे इस तरह से गिरफ्तार किया गया, इस तरह से मुझसे पूछताछ की गई, इस तरह से मेरे घर की घेराबंदी की गई, इस तरह से मुझे जो है 4 दिन पहले उठा लिया गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो डॉक्यूमेंट्स में आता है कि अगर मान लो किसी को 1 तारीख को उठाया है तो 10 तारीख जो है वो उसकी गिरफ्तारी की तारीख बताई गई। जो पहले के 10 दिन जो थे वो 3rd डिग्री टॉर्चर में कहाँ गए, कैसे गए, वो समझ में ही नहीं आता है। 10 दिन तक परिवार ढूंढता रहता है, अपने बंदे को ढूंढता रहता है पागलों की तरह। तो इस तरह से जो केसेस हैं, उनकी डेप्थ, उनके वकील, उनके डॉक्यूमेंट्स और सरकारों की बातचीत, और जो भी उनको जांच करने वाले जो भी उस समय की जो अधिकारी या एजेंसीज रही, वो तो जब वो इंटरव्यूज हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आती है। हमारा फोकस ये है इसमें कि आपने बाइज्जत बरी कर दिया, है ना। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना रहता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी नहीं आपको पता लगता है कि इस आदमी ने वो बम धमाका नहीं किया है। मतलब अगर
करीने से और कायदे से जो अगर जांच होती है तो मुझे लगता है कि चलिए 1 साल नहीं तो 2 साल में तो पता लगता होगा, 3 साल में लगता होगा, 4 साल में लगता होगा। 20-20 साल कैसे हो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता लगता और 20 साल बाद फिर कहते हैं कि बाइज्जत बरी, है ना। तो जो आपने बात कही है उसके हिसाब से 3 किस्म के जो आपके पास सबूत हैं जिनके बिना पे आपने ये बात की है। एक, जो उनकी कानूनी फाइलें हैं जो अदालतों में पेश की गई, सभी के वकीलों से हम लोगों ने बात की है, मुलाकात की, जिसमें जो तफ्तीश करने वाले अधिकारी हैं उनके बयान और उन्होंने जो सबूत गवाह पेश किए हैं उसकी तफसील लगी हुई है। और दूसरा जो है कि जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ आपने वो उसका ध्यान रखा है। और तीसरा, आप उन लोगों से मिलके आपने मुलाकात की है। तो ये 3 मेन जो आप कह सकते हैं कि हम लोग पर्सनली जाकर खुद विजिट करके हम लोगों ने एक उनसे इंटरव्यू करके इन सभी रिपोर्ट्स को हम लोगों ने किया है। आपकी किताब जो है वो मुसलमानों के बारे में है, और मुसलमानों और जो इस वक्त सरकार है केंद्र में उसके अंदर एक 36 का आंकड़ा हमें दिखाई देता है अलग अलग मुद्दों के मामले में, जिसमें सरकार भी बहुत स्पष्ट है और दूसरी जो पार्टियां हैं जो इस दलील को देती हैं वो भी बहुत स्पष्ट हैं। आपकी मैं भूमिका पढ़ रहा था जिसमें मनोज झा ने ये कहा भी है कि जब पूरी दुनिया में एक पूरी दलील उसारी जा रही है कि इस किस्म का जो चौखटा है वो आतंकवाद का है, और वो चौखटे से आपको एक मज़हब और एक मज़हब के लोगों का चेहरा दिखाई देता है। और उसी के बारे में गुजरात के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस चौखटे में हमें आतंकवाद का चेहरा दिखाई देते हैं, और वही मुख्यमंत्री अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपने इसके बारे में सोचा कि आपकी जो किताब है वो किस तरफ जा रही है, किसको परेशानी हो सकती है, आपके ऊपर क्या परेशानी आ सकती है? नहीं, हमारी किताब तो किसी को परेशान नहीं कर रही है और हम पर क्या परेशानी आएगी। एक रिपोर्टर होने के नाते जिस भी विक्टिम ने हमको जो बताया हमने वो लिखा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसी भी सरकार का नाम लेकर तो हमने उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वैसा किया। गिरफ्तारी जिस सरकार के राज में हुई है वही लिखा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां कांग्रेस के समय में हुई हैं, या मैं तो कहूँगी कि बाबरी मस्जिद के बाद जो जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो कांग्रेस के समय में ज़्यादा हुई हैं। तो उस हिसाब से जो है हम लोग मैंने बोला कि इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देते हुए, क्योंकि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हम लोगों ने बात नहीं की है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ विक्टिम पर है, और वो गिरफ्तारी किसके राज में हुई है वो कहानियां खुद ही बताती हैं। 2 पक्ष हैं इस बात के। एक तो ये है कि जो आप जिस रुझान की बात कर रही हैं जिसके तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और उनके उत्पीड़न में पुलिस और तमाम किस्म की जांच एजेंसियां शामिल हैं, ये एक दलील है जो आपकी तरफ से आ रही है। और दूसरी तरफ ये है कि किस सरकार के दौर में हुआ है। जैसे अब ये बात हो रही है कि ये सारा मामला एक ख़ास पार्टी और एक ख़ास किस्म के लोगों की सोच के तहत हो रहा है। तो आप कहीं पर ये दलील उसारने की कोशिश कर रही हैं कि ये पार्टी का नाम ही ज़्यादा है, अनथवा तो ये लगातार चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो आंकड़े और जो केसेस या जो स्टोरीज हमने कवर की हैं वो उनका अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं तो वो उनका ड्यूरेशन ये बताता है कि उस समय वहां पर कौन सी सरकार थी। हम एक बने बनाए एक माइंडसेट के तहत नहीं जा रहे हैं कि हमें कांग्रेस के समय की गिरफ्तारियों पर स्टोरीज करनी है, बीजेपी के समय की गिरफ्तारियों पर स्टोरीज करनी है। ये हमारा ना तो मुद्दा था, ना हमारा फोकस था, ना ही ये कभी होगा। हमारा फोकस विक्टिम के ऊपर है कि उसके साथ क्या हुआ और अब उसकी हालात जो हैं वो क्या हैं। अब उस समय वहां की जो भी सरकार रही हो तो कहानी में ऑटोमेटिकली उसका नाम है, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। और परेशानी तो क्यों आएगी, किस तरह की आएगी, हमें किस तरह की परेशानी की आप जैसे बात कर रहे हैं। जितना पोलराइज्ड माहौल है इस देश में, जिसमें जितनी हम फिरकू बुनियाद पे जो बात कर रहे हैं, चाहे वो सरकार है चाहे सरकार के खिलाफ है, तो उसमें आपने जो तय किया है वो ये है कि सरकार किसी भी हो, लेकिन आपने जो कैटेगरीज तय की हैं उसमें मुसलमान, उनके खिलाफ दर्ज केस
और उसके बाद उनका अदालत से बरी होना। हमें मुझे जो लगा और हम लोगों को जो सबको लगा और खासकर मेरे को और मेरे को ऑथर को जो लगा कि जहां पर जुल्म और अत्याचार ज्यादा है, जो केसेस बाहर नहीं आए हैं, जो अपने बारे में बता नहीं सके हैं, रहमाना जैसे लोग जो कि अभी भी इतने बीमार हैं कि घिसर घिसर के चलते हैं और उनको शाम की रोटी की चिंता होती है, तो वो लोग मीडिया में क्या जाएंगे। हमारा मोटिव उस तरह की कहानियों को जो है वो निकालना था, हर तरह से उन कहानियों को लेकर आना था। जो मैं कह रही हूँ कि ये जो अत्याचार की कहानियों के ऊपर जो है हमारा फोकस है। अब वो विक्टिम जो हैं वो ज्यादा तादाद में मुसलमान हैं एक्चुअली, है ना, तो हम उन्हीं पर करेंगे। तो ऐसा, ये आप इसको मानवाधिकारों का मुद्दा क्यों नहीं मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो भी जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुए, आप खुद ही बताइए कि मॉब लिंचिंग जो होती है वो क्यों होती है। आप बताइए कि सिर्फ किसी के टोपी पहनने पर, कुर्ता पजामा पहनने पर, ईद वाले दिन एक 16 साल के बच्चे को ट्रेन में घसीट के मार दिया जाता है। एक इंजीनियर लड़के को, जो एक पूना के पास एक जो जगह है, वहां से एक लड़का जो है पढ़ा लिखा बच्चा है, आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो रात में नमाज अदा करके आ रहा है, ईशा की नमाज करके आ रहा है, उसको कत्ल कर देते हैं। अखलाक के फ्रिज के अंदर सिर्फ मीट है, इसलिए उस बूढ़े आदमी को इतनी बेरहमी से आप उसको, अखलाक वाला जो है पहला केस जो लाइमलाइट में आया था, उसको मैंने खुद ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट किया था। सिर्फ इस पनाह पे मार देंगे कि उसके फ्रिज में जो है वो एक जो गोश्त है उस पे शक है कि ये गाय का है, और वो भी सिर्फ शक है। उसके बाद आपको भी पता होगा कि उसके सिलसिले में जो है वो लेबोरेटरी में वो गया था, फिर उसकी रिपोर्ट आई और फिर बाद में ये भी पता लगा कि ये जो है मटन ही था, यानी बकरे का ही वो गोश्त था। तो उस पर सिर्फ मतलब कि आप खुद सोचिए ना कि हम कैसे माहौल में रह रहे हैं कि एक अलग पहचान, एक अलग मजहब और एक अलग खान पान भी क्यों है। मतलब कि मैं तो जैसे मुस्लिम नहीं हूं, मैं भी तो नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं खुद गोश्त खाती हूं, तो मार देंगे क्या? या अगर मेरे फ्रिज में मटन रखा है तो मार देंगे क्या इस बात को लेकर? तो एक किस तरह का माहौल तैयार हुआ है। अगर किसी भी माहौल में विक्टिम मुसलमान ज्यादा हैं तो हम मुसलमानों की बात करेंगे ना। किसी भी माहौल में अगर सिख विक्टिम ज्यादा हैं तो हम सिखों की बात करेंगे ना। जिस समय पाकिस्तान से जो हिंदू हैं जैसलमेर बॉर्डर पर आते हैं, वहां पर कितनी हजारों की तादाद में पाकिस्तानी हिंदू आए हैं, हमने तो उनके बारे में भी बात की है हमेशा। कहने का मतलब ये है कि अगर अत्याचार ज्यादा मुसलमानों पर हो रहा है, जो कि हो रहा है, तो हम उसी की बात करेंगे। मुद्दा मानवाधिकार का है। जब मानवाधिकार की बात आती है तो उसके बारे में सरकार, जब अलग अलग पार्टियां ये दलील देती हैं कि मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं, जब मानवाधिकार के बारे में बात करने वाले लोग जब लिखते हैं तो वो एक ख़ास तबके की बात करते हैं, दूसरे तबके की बात कम करते हैं। अगर यही जो इल्ज़ाम है आपकी किताब पर लगे कि आपने उसी पुलिस के हाथों में पीड़ित गैर मुसलमानों की बात इसमें की है या नहीं की है, या आपने इसकी भूमिका में ये लिख दिया है कि हमने इस किताब का जो घेरा है वो इतना सीमित रखा है। सर एक बात बताइए ना, कोई ना कोई आदमी पूरी दुनिया पर कैसे काम कर सकता है? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। मैं एक रिपोर्टर हूं, मेरे साथ मेरे एक को ऑथर हैं, हम लोगों ने तय किया कि हम इस मुद्दे पर काम करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किया कि ऐसा तो सिखों के साथ भी हुआ था, सिख नौजवानों के साथ जो 84 के बाद सारी घटनाएं हुई हैं, आप उससे वाकिफ हैं, है ना। दलितों के साथ भी ऐसा होता है। देखा जाए तो भारतीय जेलें हैं, अगर उसके आंकड़े उठाकर हम लोग देखते हैं तो मुस्लिम और दलित और फिर सिख सबसे ज्यादा है। तो किताब तो अगर लिखने की बात है तो किसी पर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसी पर क्यों लिखी है, ये तो एक राइटर का एक पसंद का एक टॉपिक हो सकता है ना, या उसको लगता है कि मैं इस पर काम करूं। और हर कोई आदमी है वो किसी ना किसी मुद्दे पर काम करेगा। 84 पर भी किताबें आई हैं, बहुत सारी किताबें आई हैं, सिख नौजवानों पर भी किताबें आई हैं, दलितों पर भी आई हैं। मेरे दिल के करीब ये मुद्दा ज्यादा था जिसको मैं देखती थी और बहुत ही मतलब कि एक दिल पे एक बड़ा बोझ सा हम लोगों को लगता था। तो मुझे लगा कि ये कहानियां जो है वो लाइमलाइट में थोड़ा सा आनी चाहिए और बाहर आनी चाहिए। तो अब आपके जो दिल का बोझ है वो किताब लिखने से कुछ कम हुआ? नहीं, ऐसे कैसे। किताबें जो होती हैं वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ समस्या को उजागर करती हैं, या थोड़ा सा जिन मुद्दों को हम भूल गए होते हैं, या हमारे टाइम टू टाइम बहुत सारे और घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर वो घटनाएं
जगह ले लेती हैं। तो इसको सिर्फ एक रिकॉल करवाने के एक एंगल से ये किताब लिखी गई है। तो जो उनका जो दुख है, जो उनका दर्द है, जो उनकी परेशानियां हैं, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो सॉल्यूशन के लिए तो हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे कानूनी तरीके से उन लोगों को जस्टिस देना पड़ेगा। सरकारों और सत्ता के लिहाज से बहुत सारे जस्टिस हैं जो उन लोगों को देने होंगे। जी, आपने सबसे ज्यादा जो मुझे ऐसा लगता है कि न्याय की बात ये होगी रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इमीडिएट जो जरूरत रहती है, काउंसलिंग की, साइकोलॉजिस्ट की, ताकि वो कम से कम सबसे पहले मेंटली अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, जो एक इतना उनको एकल जीवन, जो इतना उनको लोनलीनेस के उसमें हम लोग डाल देते हैं, कम से कम उससे तो उबर कर आए। कोई ऐसा एक छोटा सा इनकम हो सके, या फिर कुछ ऐसा हो सके कि वो अपनी दोबारा जिंदगी शुरू कर सकें किसी भी तरह से। जी मनीषा जी, आपने जो अपनी किताब है उसका जो नाम रखा है वो रखा है बाइज्जत बरी, और जो आपने तमाम इस दौरान हमें इस इंटरव्यू में आधा घंटा जो बातें बताई हैं वो इज़्ज़त की तो नहीं है, वो तो उनकी बेइज्जती की बातें हैं। पहले जेलों में जो हिरासत में उनके साथ जो हुआ, उसके बाद जब वो बाहर आए हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास तमाम किस्म की, जो नौजवान 30 साल की उम्र में गए थे वो 40 साल की उम्र में वापस आए हैं, वो अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बेशकीमती समय है वो जेलों में गुजार आए हैं। तो वो जो नाम जब आपने रखा और ये किताब लिखने के बाद ही रखा होगा, तो आपको क्या लगा कि आप इस नाम से क्या कहना चाहती हैं? देखिए, अगर आप नाम को गौर से पढ़ेंगे तो बाइज्जत बरी क्वेश्चन मार्क है कि, तो जो बा है वो बे जैसा लगता है, कह सकते हैं आप। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जेलों में या जो हिरासत में, जैसे तारिक डार बताते थे, तारिक डार कश्मीर के रहने वाले हैं और सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट में वो एक्यूज थे। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी में वो काम करते थे, मल्टीनेशनल नौकरियां करते रहे हैं, 12 साल वो रहे। तो जेल में मतलब कि एक सोची समझी साजिशों के तहत इन लोगों को ब्लेड मार दिया जाता था। तो फिर ये वहीं पे उन्होंने कुछ केस वगैरह किया, लीगल लड़ाई लड़ी कि इस तरह की वारदातों से तो बहुत ज़्यादा एक डर भी एक तरह से पैदा हो जाएगा, है ना। तो हिरासत में अकेले में जो भी इनके साथ टॉर्चर होता था, वो बेशक उस टॉर्चर का कोई गवाह नहीं है। अगर वो उसको सुनाते हैं, जब बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेला आदमी भी शायद वो बहुत ही अपने आप में बेइज्जती बहुत महसूस करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी ये लोग मेंटली बहुत बहुत मजबूत रहे, और जो भी उसमें उनकी तालीम या उनकी अपब्रिंगिंग हो सकती है उनके इतने मेंटली मजबूत होने के पीछे, कि फिर भी बाहर आके किसी के भी मन में कोई बदले की भावना, कोई बदले की बात या कोई खराब बात जो है वो बिल्कुल भी किसी सूरत में हमने नहीं सुनी। हंसते मुस्कुराते चेहरे, अल्लाह से शुक्र मांगते चेहरे ही मैंने देखे। और अपने लिए भी वो लोग फिर भी यही कहते हैं कि जैसी भी है, जो भी है, फिर भी हम इस जिंदगी के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार करते हैं। हालांकि इतने टॉर्चर के बाद एक आदमी बाहर आकर मुस्कुराकर कैसे शुक्र कर सकता है, तो मैं उस बात से बहुत हैरान थी। जिसके बाद मैंने खुद कुरान भी पढ़ी कि आखिर ऐसा क्या है कि इतने टॉर्चर और अत्याचार के बाद भी आप किसी के बारे में ना बुरा सोचते हैं, ना बुरा बोलते हैं। तो बेइज्जती तो हद दर्जे की है। आपने कुरान भी पढ़ी है, उन लोगों की कहानियां भी सुनी हैं, बिल्कुल। और जो गुस्सा है आपके अंदर जो है वो हमने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा गुस्सा तो मेरे अंदर है, मेरे को-ऑथर हैं, हाँ, उनके अंदर है ना। लेकिन उनके अंदर आप अगर बात करेंगे, इतने मुस्कुराते खिलखिलाते, इस तरह के सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और नूर से भरे हुए वो चेहरे हैं कि एक एक शब्द जब उनका सुनते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि ये आदमी 12 साल जेल में रहकर आया, ये 15 साल जेल में रहकर आया, ये 10 साल जेल में रहकर आया। और बरी होने की भी कहानी मैं आपको ये बताऊं, बरी होने के बाद आप अपना शहर छोड़कर नहीं जा सकते। आपके घर में कौन आता है इसका पूरा लेखा जोखा होता है, आपके फोन टैपिंग पे होते हैं, आपके घर में हर एक चीज की जानकारी जो होती है वो सरकारों को होती है। तो आप बरी होने के बावजूद भी बरी नहीं है। तो इसको ये माना जाए कि अदालत ने आपको बाइज्जत बरी किया है, पर अदरवाइज आप जो हैं ताउम्र बेइज्जत हो गए। नहीं किया है,
जी। अदालतों ने बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे ऑफिसर्स के हमको नाम बताए और ऑफिसर्स का शुक्रिया किया कि फलाने ऑफिसर नहीं होते तो मैं बाहर नहीं आ पाता। तारिक डार को तो जो भी मदद किया वो अंदर के बहुत सारे ऑफिसर्स ने किया। कई लोगों को जेलर ने मदद किया, कईयों को किसी ऑफिसर ने मदद किया, किसी को किसी पॉलिटिशियन ने मदद किया। मदद के हाथ भी कम नहीं थे, तभी ये लोग बाहर भी आ पाए हैं। लेकिन जो हमारा समाज है ना, समाज ने तो इनको बरी नहीं किया है बिल्कुल भी। अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन राज्य सरकारें हैं दोबारा अपील में चली गई, है ना। तो ये बाइज्जत बरी कहाँ से हुए? तो हमारा जो है वो कानूनी और राजनीतिक दायरे से बाहर एक सामाजिक दायरे की कहानियां हैं, आप ये कह सकते हैं। मनीषा जी, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी ने कहा है कि यह लोग अदालत से बाइज्जत बरी हो गए हैं। क्या यह लोग समाज में बाइज्जत ज़िंदगी जी सकते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ अदालतों और तफ्तीश एजेंसियों को ही नहीं देना है, बल्कि इस देश के तमाम शहरियों को भी ढूंढना है। आप हमारे साथ जुड़े, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी।